हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमित द्विवेदी क्लासेस, जो कि भोपाल में है, जहां पर मैं लाइव सेंटर में पढ़ाता हूं। और यहां पर अभी यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। हमें समझना है भाई अकाउंट्स क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी 10th क्लास पास होके आ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें अकाउंट्स पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो भाई अकाउंटेंसी होता क्या है? तो अकाउंटेंसी का बेसिक मतलब अगर हम सीधी सीधी बात करें तो हिसाब किताब लगाना। अभी जो पढ़ा रहा हूं ना उस हिसाब से पढ़ते जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हिसाब किताब करने को अकाउंट्स कहते हैं। अभी कॉमन लैंग्वेज बिल्कुल पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आप कहेंगे सर हिसाब किताब कैसे? तो मैंने आपको दिया 1000 रुपये, मैंने कहा जाओ भाई बाजार से, मार्केट से ये पैसा कहीं भी खर्च करके आ जाओ, ठीक है। आप यहाँ से गए मार्केट, आपने पूरा 1000 रुपये खर्च कर दिया। अब आप मेरे पास रिटर्न आए, मैंने कहा चलो इस 1000 रुपये का मुझे हिसाब किताब दे दो। तो आपने बताया कि सर मेरे पास थे 1000 रुपये, जिस पे मैंने 800 रुपये खर्चा कर दिया, मेरे पास 200 रुपये बचे हैं। ये हिसाब किताब आपने मुझे दे दिया क्योंकि आपने यही पढ़ाई करी है अभी 10वीं क्लास तक। तो भाई आपको ये हिसाब तो पहले से ही आता है और ये जो हिसाब दिया है आपने मुझे, एक्चुअल में ये मैथ्स हो गया, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन हो गई ना, ये तो मैथ हो गई भाई। 1000 में 800 घटाया 200 बचेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये हिसाब किताब करना तो मैथ्स होता है, अकाउंट कैसे हो गया? तो भाई हिसाब किताब करना, लेकिन कैसे? सिस्टमेटिक मतलब, अब इसका हिंदी नहीं याद आ रहा है मुझे, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स के साथ में पूरा हिसाब किताब करना। एक सिस्टमेटिक तरीके से हिसाब किताब करने को ही अकाउंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे कि सर इस 1000 रुपये का हिसाब किताब आप सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होगा? देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे मनी रिसीव, जो मतलब पैसा प्राप्त हुआ। लो भाई ये भी लिखना पड़ेगा 1000 रुपये। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? जैसे सपोज आपने बुक्स खरीदा 200 रुपये की, तो ये 200 रुपये की बुक्स। आपने एक पेन खरीदा, 100 रुपये का पेन खरीदा, रजिस्टर खरीदा 20 रुपये का, वॉट एवर। इस तरीके से आपने एक तरीके पूरे एक्सपेंसेस करे। आखिरी में जो अमाउंट आ गई दैट इज़ यहाँ पर आपने लिखा बैलेंस। मतलब आपने एक उसी 1000 रुपये के हिसाब किताब को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो यही होता है भाई अकाउंट। समझ में आ गया ये बात? नहीं आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए अकाउंट्स क्या होता है, किसी भी अमाउंट का या किसी भी ट्रांजैक्शन का एक हिसाब किताब एक सिस्टमेटिक तरीके से करने को ही अकाउंट्स कहते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर घुसते हैं। अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका इतिहास क्या है? आप पहली बार जब पढ़ेंगे किताब में तो इसका इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो इतिहास है ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 600-700 साल पुराना है। लगभग 14वीं सेंचुरी, 14th सेंचुरी के आसपास इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूकोस पैसियोली को कहा जाता है, जिन्होंने जो इटली के रहने वाले थे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक अकाउंट्स की बुक को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा और बताया कि इस तरीके से अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना चाहिए। तो जो अकाउंट्स की ज़रूरत हमको पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ करने लगा था। तो भाई मतलब जैसे जैसे हमारा व्यापार मतलब जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, हमको अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती गई। और आज आपको पता है कि आज बिजनेस किस लेवल पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर आ चुका है। बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी भी उसी बिजनेस पर डिपेंड करती है। इसलिए अकाउंट्स जो है उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्लियर है? ओके। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता गया वैसे वैसे अकाउंट्स भी ग्रोथ करता गया। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो अकाउंट्स किसका बनाओगे? पर्सनल एक्सपेंसेस के तो अकाउंट्स कुछ बनाओगे नहीं हिसाब किताब। वो तो मैथ्स जैसे रजिस्टर में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बिजनेस के अंदर और फिर से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बिजनेस के अंदर घुसेंगे और चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज दैट अब हम बात करते हैं बिल्कुल 2022-2023 नए सेशन के लिए। तो आप मान के चलते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। आप कौन हैं? आपके पास है 10 लाख रुपए, यू हैव 10 lakhs रुपीज़। अब आपको 10 लाख रुपए से क्या शुरू करना है भाई? एक बिजनेस शुरू कर देना है 10 लाख रुपए से। ओके, आप रेडी हैं बिजनेस करने के लिए? तो चलिए एक ट्रांजेक्शन करते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझते हैं। दिस इज़ योर बिजनेस, ठीक है।
आपका नाम क्या लिखा आपने, ABC लिमिटेड, एक कंपनी बना लिया आपने, उसका नाम लिखा ABC लिमिटेड। आपने उस कंपनी को पैसा दे दिया, भाई पैसा आपने लगाया, मतलब कितना लगाया आपने पैसा, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया आपने, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पैसा लगा दिया ना, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया आपने, जाके किसी सीए के पास कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब ध्यान से सुनिए, ये हैं आप, वैसे मुझे फोटो वोटो बनाना आता नहीं है भाई, चलो यही हो आप, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने पैसा यहाँ पर लगा दिया, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए लगाया है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो देखिए, अब आपको पता चल गया कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन, एक बार फिर से बता दूं मैं, देखिए व्हाट इज कैपिटल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने जो बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, इनिशियल अमाउंट, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। देखिए, मैं बुक की लैंग्वेज तो आपको पढ़ाऊंगा ही, है ना, थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो बुक की लैंग्वेज मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं रफली चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आपको कॉमर्स और अकाउंट्स के अंदर घुसने का एक मौका मिले, आप बेसिक तौर पर चीज़ें समझ जाएं। तो अभी आप मेरे हिसाब से पढ़िए, आप यकीन मानिए मैं अभी तक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस में भोपाल में सिखा चुका हूँ, अकाउंटेंसी, है ना, पिछले 10 सालों से सिखा रहा हूँ और मेरा ये तरीका काफ़ी कारगर है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, चलिए, मुझे नए लोगों को अकाउंट सिखाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो कैपिटल समझ गए होंगे आप, एक बार फिर से कहानी को रिपीट करते हैं। तो देखिए, इस आदमी ने, मतलब ये जो बिजनेसमैन है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट करा और इसने कुछ पैसा इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके, अब चलो भाई, बिजनेस शुरू हो चुका है, इसका जो भी बिजनेस हो, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर 2 टर्म और समझना है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करना है और हम हैं अकाउंटेंट, तो यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। इस बिजनेसमैन को कर देंगे टाटा बाय बाय, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें किसके लिए काम करना है, बिजनेस के लिए काम करना है। तो जो हम अकाउंटिंग करेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, बेसिकली वो हम किसका लगाएंगे, बिजनेस का लगाएंगे। बिजनेसमैन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे भाई, किसके लिए करेंगे, बिजनेस के लिए। और यहाँ पर बेचारा एक आदमी है, उसका नाम है बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, तो देखिए, पूरे साल भर इन्होंने, सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिजनेस किया, और 1 साल के बिजनेस करने के बाद बदले में इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वो प्रॉफिट ही इनके लिए रिटर्न, मतलब बेनिफिट क्या होगा, इनका जो भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेसमैन ले जाएगा। इट इज़ क्लियर नाउ। तो अगर आप कहेंगे कि सर बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको कौन बियर करेगा, भाई वो भी कौन ले जाएगा, बिजनेसमैन ही बियर करेगा। बिजनेस का काम है प्रॉफिट कमा करके इसको देना। ओके, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी समझते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के बीच में ही बिजनेसमैन ने कुछ पर्सनल यूज के लिए, ओके, पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या कोई एसेट का यूज करा है, उसने अपने पर्सनल यूज में ले लिया, ठीक है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या कोई भी एसेट निकालता है, विड्रॉ करता है, उसको क्या हम कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, ठीक है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी सीखा आपने, ड्राइंग्स। अब भाई ड्राइंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आहरण करना। तो अगर आपकी बुक में लिखा है कि बताओ आहरण या ड्राइंग्स किसे कहते हैं, तो आप बताइए उसको कि ड्राइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट्स या कोई भी अमाउंट यूज करता है या विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने 2 चीजें सीखा। पहला सीखा व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, और दूसरा आपने सीखा व्हाट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है। ऐसे ही हम सीखते जाएंगे और आप सब्जेक्ट के अंदर घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस करते जाइएगा। तो देखिए जरा, अब हमारा बिजनेस भी रन हो रहा है, अपने कैपिटल और ड्राइंग्स 2 चीजें सीख लिया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर,
वित्तीय वर्ष, और एक हम समझेंगे व्हाट इज कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है भाई, जब आप नया साल मनाते हैं 1 जनवरी से और ये खत्म होता है 31 दिसंबर तक। हम अकाउंट्स में जनरली कौन सा यूज करेंगे, फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं, जो कि कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है, 31 मार्च को। 12 महीने का ये समय होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का। कैलेंडर ईयर भी आपकी बुक में, एमपी बोर्ड की बुक्स में यूज होता है। वो बोलेगा कि भाई 1 जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसकी अकाउंटिंग करिए। तो कैलेंडर ईयर भी यहाँ से शुरू होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 चीज़ें ये आपने और सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अभी मैं बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मतलब कौन कौन सी नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगी यहाँ पे। ओके, अब एक चीज़ आप फिर से देखिए, ये फिर से वापस पुरानी कहानी पर चलते हैं भाई। क्या क्या अभी तक हुआ, ये था बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ पर किया, अपने बिजनेस में। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो गया तो बिजनेस और बिजनेसमैन, अब हमें दोनों से, अब कोई बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब बिजनेस से है। इसने जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया था उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। अगर ये साल भर में कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। साल खत्म होने के बाद जो भी पैसा ये प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो कौन ले जाएगा, बिजनेसमैन ले जाएगा। गॉट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए इसने लगाया था 10 लाख रुपए। अब जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये 10 लाख रुपए का कुछ तो भाई पैसे वो कहीं ना कहीं तो शुरू में लगाएगा। तो बिजनेस ने क्या किया, सबसे पहले कुछ एसेट्स खरीदे। अब आप कहेंगे सर ये एसेट्स क्या होते हैं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। बिजनेसमैन ने सबसे पहले एक ऑफिस के लिए क्या किया भाई, फर्नीचर बनवाया। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर। ओके, उसके बाद बिजनेसमैन ने एक कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए। ठीक है, एक एसी खरीदा ऑफिस के लिए। उसके अलावा अब यहाँ पे और देखिए बिजनेस के कौन कौन से खर्चे होते हैं भाई। हमने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनको हम सैलरी देंगे। कुछ वर्कर्स रखे हैं, उनको हम वेजेस पेमेंट करेंगे, वर्कर्स को वेजेस देते हैं। ठीक है, फिर और कौन कौन से साल भर के खर्चे होते हैं भाई, साल भर के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन या इंटरनेट चार्जेस हो गया। अभी तक बुक में इंटरनेट चार्जेस नाम से एक्सपेंसेस नहीं मिला है, जबकि क्यों नहीं मिला आपको पता है, क्योंकि बुक्स ना अपडेट नहीं हुई हैं। आज के 20 साल पहले इंटरनेट का कोई खर्चा होता नहीं था, तो बुक में सारे वही पुराने खर्चे ही दिए हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से, या टेलीफोन चार्जेस। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफिस का एक ये भी एक्सपेंसेस है। तो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, एक एसेट और एक एक्सपेंसेस, ये हमको पहचानना सीखना है। कैसे सीखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। लगभग 90% कॉमर्स स्टूडेंट 11वीं और 12वीं पास हो जाते हैं, फिर भी वो एसेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि भाई बुक्स पढ़ लेना अलग बात है, और जब रियल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने रियल अकाउंटिंग की हुई है, मेरी सीए की जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी, आर्टिकलशिप थी, वहाँ पर मैंने ये सारे काम सीखे हैं उस दौरान। ठीक है, और अभी भी मैं रियल अकाउंटिंग करता हूँ। मैं पिछले लगभग 3-4 सालों से तो कर ही रहा हूँ, तो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपको एक टीचर के हैसियत से तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, एज अ अकाउंटेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी आगे। ठीक है, अब सपोज दैट हमने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया या पैसा कहीं लगाया मार्केट में। मान लीजिए कि मैंने एक एसी खरीदा, ठीक है, एक कंप्यूटर खरीदा। अब ये मुद्दा उठता है कि भाई ये जो पैसा है, ये एसी और ये कंप्यूटर, हमने सैलरी पेमेंट करा, तो ये जो पैसा है ये एक्सपेंसेस है कि एसेट्स है। ठीक है, हमें ये दोनों चीज़ें पहचानना है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं,
और एक्सपेंसेस को खर्चा कहते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो अब आप हिंदी में पहले सोचिए ज़रा, नॉर्मल एक विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट सोचिए कि संपत्ति और खर्चे में क्या फ़र्क होता है। आप कहेंगे कि सर संपत्ति मतलब हमारे पास वो लंबे समय तक रहती है, खर्चा मतलब जो कर दिया जिसका कुछ बेनिफिट नहीं है हमारे पास। अब गॉट इट। तो बिल्कुल सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। कोई भी पेमेंट एक्सपेंसेस है कि एसेट्स है, ये कैसे चेक करते हैं, ओके। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है। मान लीजिए फाइनेंस ईयर लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और 31 मार्च 2023 तक हमारा ईयर चलेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि ध्यान से सुनना है आपको, आप अभी खुद ही पहचान जाएंगे, ओके। हमने कुछ जैसे ही डेफिनेशन बताऊंगा ना, आप पहचान जाएंगे कि कोई भी चीज़ एक्सपेंसेस है कि एसेट्स है। तो भाई एसेट्स, हमने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे एसी खरीदा, हमने कार खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कंप्यूटर खरीदा, फिर हमने सैलरी पेमेंट करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करा, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट करा, वॉट एवर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का पेमेंट करा, ये वो। तो एक्सपेंसेस की डेफिनेशन अभी मैं बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एसेट्स की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी अमाउंट जो आपने एक्सपेंड किया है, अगर उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा, हमको मतलब बिजनेस को, अगर उसका फ़ायदा बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा सालों तक मिले, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी। और अगर बिजनेस में हमने कोई भी अमाउंट लगाया है, उसका बेनिफिट मिल चुका हो, जिसका फ़ायदा हमें मिल चुका हो उस साल में, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक है, मतलब अब हम क्या इससे सब कुछ पहचान जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए भाई, हमने क्या किया, हमने एसी खरीदा। अभी एसी का फायदा कितने साल मिलेगा? 2-3 साल तो चलेगा ही, तो ये एसेट्स हो गया। कार भी एसेट्स, क्योंकि ये भी आगे नेक्स्ट ईयर भी इसका फ़ायदा मिलेगा। फर्नीचर का भी फ़ायदा मिलेगा, कंप्यूटर का भी फ़ायदा मिलेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एसेट्स हो जाएंगे। गॉट इट। नाउ एक्सपेंसेस, जिसका फ़ायदा हमें मिल चुका हो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। नाउ कैसे? हमने एक एम्प्लॉई रखा, उससे महीने भर पहले काम करवाया, उसके बाद उसको सैलरी दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने फ़ायदा ले लिया है। बिजली हमने महीने भर पहले जलाया, यूज़ करा, उसके बाद बिल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। टेलीफोन पहले यूज़ करा, फिर पेमेंट करा। न्यूज़ एंड मैगजीन्स महीने भर पढ़ा, फिर पेमेंट करा, तो दीज आर एक्सपेंसेस। मतलब जिसका फ़ायदा हम पहले ले चुके हैं वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। और जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिले वो हो जाएगा एसेट्स। गॉट इट। कई आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आप अभी जब पढ़ने जाएंगे अपने स्कूल में या कहीं कोचिंग जाएंगे, आपके साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा कि बताओ ज़रा एक्सपेंसेस और एसेट्स कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपको टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं एमपी बोर्ड के, ठीक है ना। हाँ, सीबीएसई वाले बच्चों को ज़रूर पढ़ाते हैं, बट एमपी बोर्ड में, क्योंकि मैं खुद भोपाल में कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा है पिछले 10 सालों से भाई बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल वो बता देंगे भाई एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। मैं तो यहाँ तक कि लैंग्वेज तक बता सकता हूँ कि टीचर्स क्या बोलेंगे। आप जब अपने कोचिंग वाले या स्कूल वाले टीचर से पूछेंगे ना, सर व्हाट इज एसेट्स, सर संपत्ति क्या होता है, वो कहेंगे यार संपत्ति मतलब, देखिए मेरे, आप तो चाहे तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल रिकॉर्ड कर लीजिए, यही बोलेंगे। वो बोलेंगे बेटा संपत्ति मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, यही संपत्ति होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर एक्सपेंसेस क्या होता है, वो कहेंगे बेटा एक्सपेंसेस मतलब हम जो पेमेंट करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, यही एक्सपेंसेस होता है। अरे सर आपने तो हमको एग्जाम्पल बताया है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस, आपने हमें डेफिनेशन नहीं सिखाया है। गॉट इट। तो भाई मैंने आपको लेकिन डेफिनेशन सिखा दिया, जिससे आप कोई भी पेमेंट एसेट नेचर की है कि एक्सपेंसेस नेचर की है, आप इसको पहचान जाएंगे खुद से। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, दैट इज लायबिलिटीज। ओके, तो भाई ये लायबिलिटीज क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दायित्व। तो लायबिलिटीज सिखाने के पहले मैं आपको, इंग्लिश में एक वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी एग्जैक्टली मीनिंग होता है उत्तरदायित्व। तो जैसे आपकी पढ़नी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से बिहेव करें, पढ़ें हैं, तो भाई लाइबिलिटीज़ जो है ना वो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा मिलता जुलता वर्ड है कॉमर्स में। अगर आपको पैसों का कोई उत्तरदायित्व है, पैसों की आपकी कोई जिम्मेवारी है, तो वही लाइबिलिटीज़ हो जाती है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, मतलब किसी को आपको कोई अमाउंट देना हो, किसी से आपने उधार ले लिया है, किसी को कुछ पैसे देने हैं, वही आपके लिए लाइबिलिटीज़ कहलाती है। गॉट इट। तो देखिए एक बार फिर से प्रॉपर रिवीजन करवाता हूँ मैं, क्या क्या सिखाया मैंने आपको अभी। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया एसेट्स, फिर एक्सपेंसेस, फिर लाइबिलिटीज़। अभी 3 चीज़ें सिखा दिया मैंने। ओके, अरे बहुत सारी चीज़ें सीखना है अभी, लेकिन पहले मैं बिल्कुल सब्जेक्ट के अंदर ले जा रहा हूँ आपको। देखिए अभी पहले ही वीडियो में मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि अभी आप 10th पास करके आए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अकाउंट्स में 0 हैं और मुझे 0 से टॉप तक पहुँचाना है आपको, है ना। आपके साथ बड़े एडवांस लेवल की अकाउंटिंग डिस्कस करनी है, बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे आगे चल के, तो भाई मुझे बेस मजबूत करना आपका ज़रूरी है ना। ओके चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें आपको। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, एसेट, लाइबिलिटीज़, ये वो। अब एक बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब किसी स्टूडेंट को फेस टू फेस मतलब सामने बैठा के पढ़ाता हूँ ना, तो पहले दिन के लेक्चर में मैं उसको बस इतना ही सिखाता हूँ। ओके, अब बात करते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँगा। ओके नाउ लिसन, बुक हमने फाइनल कर लिया है। आपकी बुक कौन सी पढ़ा रहा हूँ मैं अभी? शिवलाल की अकाउंटिंग की बुक, शिवलाल्स अकाउंटिंग। वैसे सारी ही पढ़ाऊँगा, राठी अकाउंटिंग भी पढ़ाऊँगा, राठी की बुक जो है, बट जनरली अभी ये जो वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो शिवलाल अकाउंट्स की बुक से करवा रहा हूँ। गॉट इट नाउ। तो अब शिवलाल अकाउंटिंग की जो बुक है, या कोई भी राठी की बुक हो, जनरली जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11th क्लास की अकाउंट्स जब पढ़ना शुरू करेंगे, अब मैं बुक के अंदर चल रहा हूँ, है ना। हमने बेसिक पढ़ लिया है, इतना ही बेसिक सफिशिएंट है। ओके, तो जो पहला चैप्टर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है भाई, उस इंट्रोडक्शन है। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग के बारे में, उसमें इतिहास लिखा होगा, पता नहीं क्या क्या भारी भारी शब्द लिखे हैं जो आपको बिल्कुल कभी समझ में शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। फिर ऐसे ही एक दूसरा चैप्टर है, फिर ऐसे ही एक तीसरा चैप्टर भी है, और ऐसे ही एक चौथा चैप्टर है। आप कहेंगे सर ऐसे तो 5वां 6वां 7वां भी होगा, ये कौन सी बात हुई भाई? दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, तो बात हुई। मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा आप, ठीक है। शिवलाल अकाउंटिंग में यूनिट 1 है जो, अच्छा इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो हमें एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, इसको शुरू कर कहाँ से करेंगे? अब मुद्दा ये भी तो उठता है ना भाई, पढ़ना कहाँ से शुरू कर देंगे? तो देखिए आप बिल्कुल मेरी बात मानिएगा कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊँगा ना, आप उसी तरीके से पढ़िए, है ना, और दूसरों के तरीक़ों में नहीं जाना है अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है, क्योंकि आप यकीन मानिए 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने अकाउंटिंग सिखाया है। ओके, मैं 11th 12th तो पढ़ाता ही हूँ, बट मैं उसके साथ साथ BBA और MBA भी पढ़ाता हूँ। अब आप कहेंगे सर BBA और MBA हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई BBA करने आजकल के बच्चे कौन से आते हैं? जो 12वीं में मैथ्स साइंस लेते हैं। वैसे तो कॉमर्स वाले भी करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे मैथ्स वाले भी आ जाते हैं BBA में। MBA में साइंस वाले बच्चे भी MBA कर लेते हैं, वो भी आते हैं, तो उनको तो अकाउंट्स 0 आती है ना, तो मैं BBA और MBA वालों को भी सिखाता हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को अकाउंटिंग सिखाई है। ओके, तो आप लोग भी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, 0 लेवल पर हैं, इसलिए मेरे तरीक़ों को फॉलो करिए, बिल्कुल सीखेंगे आप। गॉट इट? तो जिस तरीके से जो चीज़ें बताता जाऊँ बस पढ़ते जाइए, ठीक है। नाउ अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पता नहीं क्या लिखा होगा, कुछ नहीं पढ़िए। जो सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें भी कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल हैं, स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। जैसे एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब भाई अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे वास्तव में तो 99.9% एक्सपर्ट्स यही बोलेंगे कि भाई कॉमर्स के स्टूडेंट को ये चैप्टर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ सकता है। ओके, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जैसे कि अभी जैसे ही क्वेश्चन खोलेंगे उसमें लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ठीक है, उसमें लिखा रहेगा डेप्रीसिएशन, उसमें लिखा रहेगा बैड डेट्स रिजर्व। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा व्हाट आर दीज, ओके। और उसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा खतरनाक है अकाउंट्स, ठीक है, और आप डर के मारे भाग जाएंगे क्योंकि आपने गलत तरीके से हाथ मतलब लगा दिया है। फिर इसी तरीके से एक और चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करके, मतलब थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, कुछ नहीं पढ़ना है आपको ये, ओके। कहाँ से शुरू करना चाहिए हमें अकाउंटिंग पढ़ना, तो ये देखते हैं जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ओके। नाउ तो हमें सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा जनरल एंट्रीज से, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें कि आप सही बात बता रहे हैं, तो आइए मैं आपको बिल्कुल एक बच्चों वाला एग्जाम्पल देके समझाता हूँ जो तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए मुझे सिखाना है इनटू करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन सिखाना है भाई, 25 × 12 करके बताओ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको, मुझे इनटू सिखाना है, तो इसके पहले भाई आपको क्या पता है, आपको क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। क्या बिना टेबल सिखाए, टेबल मतलब पहाड़ा, ठीक है ना, तो क्या बिना टेबल सिखाए मैं आपको ये 25 × 12 सिखा दूं डायरेक्ट? मैं तो सॉल्व कर दूंगा, आप नोट करके चले जाएंगे। आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज आपको टेबल नहीं आता है। टेबल के साथ साथ ना यहाँ पर एडिशन भी सीखना पड़ेगा आपको। गॉट इट? दो चीज़ें बनेंगी तब तो ये आप इंटू कर पाएंगे। सिमिलरली इन द अकाउंटेंसी ऑल्सो। भाई पहले हम बेसिक तो सीख लें, ठीक है। बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है? जनरल एंट्रीज से। तो पहले हम बिल्कुल जनरल एंट्रीज सीखेंगे। जनरल एंट्री सीखने के बाद आगे हम बढ़ते जाएंगे, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वहाँ से मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। मतलब आगे हम कोई ब्रेक नहीं करने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपकी बुक की शुरुआत जो है हम पढ़ना यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले लगभग 2019 से ही लोग तो YouTube पर 2020 लॉकडाउन के बाद से पढ़ा रहे हैं। भाई मैं 1 साल पहले से ही ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, 2019 से ही, है ना। तो अब क्योंकि मैंने अलग अलग ज़िलों में भी कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी देखा है, मुझे जानकारी मिली है। 50% टीचर्स क्या करते हैं, पहले चैप्टर से ही लो कॉपी बनाओ, शुरू हो जाओ पढ़ना, ठीक है। अब बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा कॉमर्स बड़ा बोरिंग है यार, बेकार है। फिर कुछ टीचर्स होते हैं जो जनरल एंट्री से शुरू करते हैं। खैर, तो हम भी यहीं से शुरू करेंगे, जनरल एंट्री से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये जनरल एंट्री बार बार चिल्ला रहे हैं आप, ये जनरल एंट्री होता क्या है ये भी तो बताइए, ठीक है। नाउ तो अकाउंटिंग का सब कुछ जनरल एंट्री होता है। फॉर द एग्जाम्पल, ये एक रूम है और इस रूम के अंदर आपको आना है, तो कैसे आएंगे? चारों तरफ से पैक है, तो आप कहेंगे कि सर वेरी सिंपल, यहाँ एक गेट होगा और उस गेट से ही आएंगे। तो ये कंप्लीट अकाउंट्स है मान के चलते हैं, और ये जो गेट है ना, इस गेट का नाम क्या है? जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो इस एंट्रीज से ही हमें अंदर आना है। इधर उधर से आने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, अब समझ में ही नहीं आएगा आपको। अंडरस्टैंड? तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है भाई? बिल्कुल जनरल एंट्रीज से। नाउ अंडरस्टैंड? ओके। अब जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए नहीं है, बट एक्चुअल में सोचा जाए तो मुश्किल है भाई। किसी को नई स्किल्स सिखाना, वो भी एक 11th क्लास के स्टूडेंट को जनरल एंट्री सिखाना मुश्किल काम है, बट मुझे पसंद है, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट? नाउ आप लोगों में से कितने बच्चों ने चेस, शतरंज खेला है? नहीं खेला होगा भाई। दो चीज़ें सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को शतरंज सिखाना हो या किसी को मैथ्स सिखाना हो, मतलब आप खुद इमेजिन करिए कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस सिखाने में पूरा 1 साल लगता है ना। तो मुझे जनरल एंट्री आपको 1 साल में नहीं सिखाना है, मुझे जनरल एंट्री आपको 2 दिन में सिखाना है, 2 डेज, ओके। अब आप जनरल एंट्री पहली बार करेंगे और वास्तव में आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर मतलब की शुरुआत से मैं जो भी पढ़ाऊंगा भाई, 1 से लेके 10 से 15 क्वेश्चन तक पेशेंस, धैर्य के साथ पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डजेंट मैटर। एंड बिलीव मी, यू विल लर्न विद इन 10 to 15 क्वेश्चंस, ओके।
मैं सारे लॉजिक के साथ एंट्री कराऊंगा। मान लीजिए आपकी बुक में टोटल 20 प्रश्न दिए हैं, शायद 20 दिए होंगे। 20 प्रश्नों को हम पूरा का पूरा एक बार सॉल्व कर लेंगे। हम मतलब मैं सॉल्व करूंगा विद द प्रॉपर एनालिसिस, आप पूरा उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया है, फिर मैं कहूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से पूरा एक बार पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक है। दोबारा से आप उसको पूरा फिर देखेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे और आप सीख जाएंगे, ओके। या मैक्सिमम एक बार और 3 बार। तो ऑनलाइन क्लासेस में बेनिफिट ये भी है कि आप उस क्लासेस को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। मतलब जनरल एंट्रीज में आपको 1 या 2 प्रैक्टिस में ही मतलब ऐसा सिखा दूंगा कि खुद से सॉल्व कर लो, है ना, फॉर्मेलिटीज़ नहीं, मेरा काम सिखाना है, आप बढ़िया से सीखिए, ओके। क्योंकि बड़ी खतरनाक फिर आगे एंट्रीज आएंगी, तो बेसिक जिसका मजबूत है उसके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो भाई ये जनरल एंट्री होता क्या है, वापस एक बार अपने उस एग्जाम्पल में चलते हैं, बिजनेस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो भाई बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। और क्लास 11th की एक बार आपकी बुक का नाम फिर से बता देता हूँ मैं। बुक का नाम क्या है, बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। आपकी बुक का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस अपना हिसाब किताब रखने के लिए, किसके लिए, हिसाब किताब रखने के लिए कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं। बुक्स मतलब रजिस्टर, ठीक है। क्या मेंटेन करते हैं भाई, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो इस रजिस्टर को ही, एक पहला जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को ही क्या कहते हैं, जनरल। क्लियर हो गया। तो जनरल एक्चुअल में एक रजिस्टर होता है। इसके बाद एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कैश बुक का, इसके बाद एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फिर वो लेज़र बुक मेंटेन करते हैं, फिर कुछ सब्सिडरीज बुक मेंटेन करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो बुक्स होती हैं ना, बुक मतलब रजिस्टर, है ना, ये जो रजिस्टर्स होते हैं, इन रजिस्टर्स में कैसे एंट्रीज करना है या कैसे एंट्रीज होती हैं, यही सब सीखना ही जनरल एंट्रीज। या अभी हम मतलब जनरल सीखेंगे, फिर कैश बुक सीखेंगे, फिर लेजर सीखेंगे, फिर सब्सिडरी बुक सीखेंगे। लो भाई, बेसिक अकाउंटिंग यही है और यही आपके 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। डू यू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। मतलब कि ये चैप्टर्स के नाम है, पहले हम जनरल एंट्रीज सीख जाएंगे कैसे बनाते हैं, फिर जनरल की ही एंट्रीज को हम कैश बुक पे कैसे लिखते हैं, फिर लेज़र में कैसे लिखते हैं, फिर सब्सिडरी बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं। दैट्स इट। आप यकीन मानिए यही 4-5 चैप्टर्स मेन है पूरा बेसिक अकाउंटिंग का, और यही सब कुछ है। यही आपको बुक कीपर बनाता है, मतलब अकाउंटेंट बनाता है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब आप कहेंगे कि सर बहुत देर से आप चिल्ला रहे हैं और पढ़ा तो नहीं रहे हैं। भाई मैं अभी माहौल बना रहा हूँ जनरल एंट्री पढ़ने के लिए, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ आई थिंक अब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। ये जनरल बहुत चिल्ला लिया, तो अब आप तैयार होंगे उस जनरल को देखने के लिए। तो बेसिकली व्हाट इज जनरल, ठीक है। सबसे पहले आप किसी दुकान में या शॉप पर जाते हैं। हालांकि देखिए आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, बट फिर भी कोई ऐसी दुकान, सोने की दुकान, सुनार की दुकान पर आप जाते हैं तो उसकी दुकान में एक लाल कलर का रजिस्टर ऐसे ही रखा रहता है। पहले पेज पर ऐसे ही ओम बना होगा या वॉटेवर ऐसे कुछ बना रहता है, तो फिर वो उसी पेजेस में एंट्री करते हैं ना। पहले ऐसा होता था, अब तो भाई सब टैली में एंट्रीज होती हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं आजकल, ऐसे ही काम हो जाता है डिजिटल वे में, ठीक है। पता नहीं खाता बुक ऐप या क्या क्या तो आता है, ओके। तो जनरल होता क्या है, जनरल एक रजिस्टर है। कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन करता है, मतलब बिजनेस के लिए मेंटेन करता है। उसको मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट रखते हैं वो, ठीक है। तो इस रजिस्टर के अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं, मतलब जनरल एंट्री जो होती है उसके कुछ कॉलम्स होते हैं, तो वो हम जरा देखते हैं पहले, ठीक है। अब अकाउंटिंग में एक चीज़ और समझिए, आपको बहुत सारे कॉलम्स ऐसे खींचने पड़ेंगे हमेशा जब तक कॉमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बिना कॉलम के तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ओके। सबसे पहला कॉलम, ये पेज का मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरी जो ये लाइन्स हैं ये तिरछी हो सकती हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड में अभी उतना अच्छा मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम होता है और 2 और कॉलम होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ तो
तो जो फर्स्ट कॉलम होता है यहाँ पर लिखी जाती है डेट, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतना तो पता ही है भाई, डेट के अंदर तारीख ही लिखेंगे और क्या, आज जो भी तारीख है वही लिखेंगे। फिर डेट के बाद क्या आता है, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। क्या आता है, पर्टिकुलर्स। हिंदी में पर्टिकुलर्स को विवरण कहते हैं। अच्छा, हिंदी में भी लिख दूँ मैं, विवरण, ठीक है। फिर एक तीसरा कॉलम होता है, यहाँ पर LF आता है, लेज़र फॉलियो। एक्चुअल में व्हाट इज़ LF, तो ये जब हम लेज़र पढ़ेंगे ना तो LF बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये खाली कॉलम होता है भाई, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। LF का फुल फॉर्म लेज़र फॉलियो होता है। आप यकीन मानिए जब मैं लेज़र पढ़ाऊँगा तो फिर ये LF वाला पार्ट समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आती है अमाउंट, ठीक है ना, और यहाँ पर भी अमाउंट। दो जगह अमाउंट क्यों आ रहा है सर? भाई एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। लो भाई, अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आ गया, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा वापस ले जाना पड़ेगा, बहुत पहले, ठीक है। मैथ्स में प्लस और माइनस करते हैं, मतलब कोई चीज़ ऐड करना हो तो प्लस करेंगे, घटाना हो तो माइनस करेंगे। ऐसे ही अकाउंट्स में भी दो साइड्स होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होते हैं भाई, दो साइड्स होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी दो साइड होते हैं। वन इज डेबिट, सेकंड वन इज क्रेडिट। ओके, अब आप कहेंगे कि सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बार इसके बारे में भी बता दीजिए, DR एंड CR के बारे में। तो देखिए, मैं DR एंड CR के बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने स्कूल में या आप कोचिंग में जहां भी पढ़ने जाते हैं, वैसे तो आज इंटरनेट का ज़माना है, आप तुरंत बता देंगे इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये DR एंड CR का फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। आप थोड़ी मेहनत तो करिए भाई। तो ये DR एंड CR बेसिकली दो साइड्स होते हैं, एक इसका डेबिट कहते हैं इसको और दूसरे को कहते हैं क्रेडिट। क्लियर हो गया? दीज आर टू साइड्स। फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। वैसे कोशिश करिएगा कि आप जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं वहाँ से पूछिएगा फुल फॉर्म ऑफ DR एंड CR। वैसे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर क्योंकि आप अभी 11th में है, शुरुआत ही पढ़ना कर रहे हैं आप अभी कॉमर्स का, तो चल जाएगा आपसे क्वेश्चन ये। गॉट इट? ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जनरल एंट्रीज के कॉलम देख रहे थे, ये था कॉलम नंबर 1, डेट में तो डेट ही लिखते हैं। ये है कॉलम नंबर 2, पर्टिकुलर्स। भाई एंट्रीज ना यहीं करना है आपको, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं यहीं लिखना है। कॉलम नंबर 3 LF होता है, जो अभी हमें खाली रखना है। कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 ये हो गए जहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है एंट्रीज की। अंडरस्टैंड? तो ये कॉलम आपको कॉपी में बनाना है। आप बिल्कुल यकीन मानिए, अभी स्टार्टिंग में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ये। अंडरस्टैंड नाउ? ओके, तो भाई ये यहाँ तक भी समझ में आ गया। देखिए, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि अब मैं उस पड़ाव से गुजर रहा हूँ जहाँ मुझे सिखाना था, ठीक है। अब मैं अगले पड़ाव में बढ़ रहा हूँ भाई। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान से सुनिएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। किताबों में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि भाई 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल, पहले कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, है ना, मुझे सब आता है। फिर दूसरा होता है रियल अकाउंट, फिर तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। मतलब 3 तरीके के अकाउंट होते हैं और पता नहीं क्या क्या ये दुनिया भर की चीज़ें। मैं तो ये कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए भाई, मैं स्कूल में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी है ना, मुझे आपको सिखाना है। बेसिकली मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। मुझे अकाउंटिंग सिखाना है, जनरल एंट्री सिखाना है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली आप नए स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है। गॉट इट नाउ? तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स ना, वैसे मैं बुक की कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, जब आप सीख जाएंगे, जब आप मुझसे सीख जाएंगे ना, तो बाद में मैं बता दूंगा कि भाई बुक में ये लिखा हुआ था, यही चीज़ है। ओके, तो भाई एक काम करो, आप ना मेरे हिसाब से एंट्री सीखो। आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं कई लोगों को सिखा चुका हूँ। यू विल लर्न इट। गॉट इट? तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
बिजनेस में हम अभी एंट्री सीख रहे हैं, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। ये है बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने सबसे पहले पैसा ट्रांसफ़र किया, कहाँ? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में पैसा आया कि गया, ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पैसा आया, ध्यान से सुनिए, हमें अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करना है। इस आदमी ने यहाँ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो बिजनेस में पैसा आया, ठीक है। इसका पैसा गया, लेकिन इसके लिए अकाउंटिंग थोड़ी ना करनी है हमें, तो अकाउंटिंग इसके लिए करनी है। पैसा आया मतलब देखिए, अभी मैं जब आपको अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा, शुरुआत कर रहा हूँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहला ट्रांजैक्शन सीखना है, दैट इज़ स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने की एंट्री क्या होती है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस, मुझे आपको एंट्री सिखानी है, तो भाई हाँ ये पैसा आया, बस एक रूल मुझे आपको याद करवाना है, ठीक है। कैश के बारे में एक ही रूल, इस रूल से मैं 60% नहीं 70% जनरल एंट्री मैं इसी रूल से करवाऊंगा, सिर्फ इसी रूल से, बाकी 30% फिर दूसरे रूल्स आएंगे, ठीक है। तो वो रूल क्या कहता है, पैसा कैश मतलब आए तो, अगर हमारे पास पैसा आएगा, आए तो डेबिट, ठीक है, और अगर हमारे पास से पैसा जाए तो क्रेडिट। क्लियर हो गया, जाए तो क्रेडिट। आप कहेंगे सर क्या ये बुक में भी ऐसा कुछ लिखा है? भाई लिखा है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, कम्स इन, व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आएगा वो कहाँ होगा, डेबिट में, और जो भी पैसा हमारे पास से जाएगा, गोज आउट, वो क्रेडिट में होगा। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कॉपी में नोट करिए। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ एक चीज़ सिखाई, क्या? पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। याद कर लो भाई इसको, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। ओके नाउ, अब आप कहेंगे कि सर एंट्रीज करना सिखाइए आप, तो हमें बस ये पैसा वाला हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलो भाई बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई चीज़ रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज़ लॉजिक के साथ समझना है। बुक के क्वेश्चन तक पहुंचने में टाइम लगेगा यार, क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। वैसे मैं चाहता तो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के सीधे क्वेश्चन करवाने लग जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, मुझे सिखाना अच्छा लगता है इसीलिए, ठीक है ना। ओके हाँ, पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कर देना यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐप भी है। अच्छा, ऐप के बारे में भी बता दूं मैं थोड़ा, तो मेरे ऐप का नाम है कॉमर्स मेंटोर, ठीक है। कॉमर्स मेंटोर ऐप भी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, इवन यहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐप जनरली 12th वालों के लिए है, इस बार मैं इसमें 11th के भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर आप मेरे कोचिंग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बात भी कर लेंगे ना। तो भाई कहाँ तक पहुँच गए हम? हाँ, एंट्रीज शुरू करना है, मुद्दा तो यही है कि एंट्रीज कैसे शुरू करें। चलिए अभी मैं रफली आपको सिखा रहा हूँ, पहली एंट्रीज आपके लाइफ की याद करिए, पहली एंट्री याद करिए। अभी तो कुछ सिखाया नहीं है, तो पहली एंट्री हर क्वेश्चन की जनरली, आप कहेंगे कि सर हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, हाँ जनरली यही होगा। सबसे पहले लिखा रहेगा स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा, विद कैश नहीं लिखूंगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा रहेगा भाई? व्यापार प्रारंभ किया, क्या लिखा रहेगा? अच्छा, आप कहेंगे कि सर क्या आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखेंगे? भाई बाद में सब इंग्लिश में ही होना है, व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। नाउ स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा, इसकी एंट्रीज हमको पास करना है। नाउ एंट्री पास करने के लिए हम सबसे पहले, मैंने बोला है कि आपको हर ट्रांजैक्शंस में यही सोचना है पैसे के बारे में, कि हमारे पास पैसा आया कि गया। अब आप सोचिए कि बिज़नेस शुरू हुआ है तो पैसा आया कि गया। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर गया पैसा, गया 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 गया। अरे भाई मुझे पता है आप गया ही बोल रहे हो, है ना, बहुत पढ़ाया मैंने क्लास लाइव।
तो पैसा गया नहीं, अरे आप उल्टा सोच रहे हो, पैसा तो आया। आप कहेंगे सर कैसे आया? भाई ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, इसने पैसा लगाया तो यहाँ तो आया ना। हम इसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, ठीक है। इसका गया था, पैसा तो बिजनेस में आ गया। तो चलिए हमें बिजनेस के लिए देखना है, बिजनेस में पैसा आया, ठीक है। अब जब हमारे पास पैसा आया है तो पैसा कैश आए तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। आए तो डेबिट, तो कैश अकाउंट कहाँ हो जाएगा? डेबिट में। अब बात करते हैं जाए तो क्रेडिट, है ना। तो ठीक है, अभी जा ही नहीं रहा है तो कैश हो गया डेबिट में। अच्छा, तो ये डेबिट साइड हो गया। अब यहाँ क्रेडिट साइड में यहाँ 2 करके क्रेडिट की एंट्री लिखते हैं। शुरू में जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो भाई ये एंट्री याद कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे याद करने का मतलब पहली एंट्री यही होगी। अच्छा, अब आप फैमिलियर हो जाओगे फिर इसके साथ में, डोंट वरी। पहली एंट्री आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रीज़न भी बता दिया, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है उसको लिखेंगे डेबिट में, और जो शुरू में पैसा आता है उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। डेबिट की अमाउंट ये डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट ये क्रेडिट वाले कॉलम में। हो गई एंट्री? अरे रुक जाइए, एंट्री हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री करने के बाद एक चलन है, ट्रेडिशन है, उसको कहते हैं, परंपरा है। क्या है भाई वो परंपरा? नरेशन लिखने की। यहाँ पर नरेशन लिखी जाती है और नरेशन लिखते समय बीइंग लिखते हैं, ठीक है। बीइंग, ओके, स्टार्टेड बिजनेस। आप कहेंगे सर ये कौन सी नई चीज़ है भाई, क्या सब में नरेशन लिखना पड़ेगा? वैसे नरेशन लिखना कोई रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि एकेडमिक्स है भाई यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। नरेशन लिखने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, मैं सिखा दूंगा, जुगाड़ का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे सब कुछ मालूम है। हिंदी मीडियम बच्चों को तो बड़ी दिक्कत होगी भाई, तो वो कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में नरेशन? हिंदी में एंट्रीज नहीं होती क्या सर? देखो होने को सब होता है, बट भाई जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इंग्लिश में ही एंट्रीज करते हैं। हाँ, कुछ ग्रामीण इलाकों के जो शिक्षक हैं, सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, वो ज़रूर हिंदी में एंट्रीज करवा देते हैं, बट वो आपको नहीं सीखना है, इंग्लिश में सीखो। मेरे चैनल पे फ्री में सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। बस आपको करना क्या है, आप खुद सीखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताओ आप, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको अभी पहली एंट्री सिखा दी 2 घंटे की मेहनत करने के बाद। क्या सिखाया मैंने आपको? कि बिजनेस शुरू करने की एंट्री क्या होती है, ठीक है। ओके, चलो भाई बिजनेस शुरू हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। बिजनेस शुरू होने के बाद दूसरी एंट्री पर आते हैं। जैसे ही बिजनेस शुरू करेंगे तो हम कोई न कोई सामान खरीदेंगे, है ना, खरीदेंगे। अब आप खुद सोचिए भाई, बिजनेस शुरू हो चुका है तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा, तो फॉर परचेज। अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? फॉर परचेज। अच्छा, इस एंट्री को अच्छे से लिख लो भाई, है ना। मतलब ये जो 4-5 मैं बेसिक एंट्रीज लिखवा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से लिख लो। फॉर परचेज। अब मुझे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा कि जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा? आप कहेंगे कि सर हम सामान खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, और आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। पैसा हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। क्रेडिट मतलब टू होता है, ठीक है ना। 2 में जो चीज़ें लिखते हैं वो क्रेडिट में आता है। तो लो भाई, हमें एक साइड तो पता चल गया कि यहाँ पर कैश कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। लो, तो डेबिट साइड में जो हो रहा है वो लिख दो। क्या कर रहे हैं? परचेज। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है भाई, हमने ये एंट्री कैसे बनाया? मैं बिल्कुल एक नया बच्चा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, तो मैं अपने सर की बात याद करूँगा, मतलब मेरी खुद की बात याद करूँगा कि भाई सर ने बताया था पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, और सामान खरीदते समय पैसा जाता है तो पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट में लिख दो, और डेबिट में जो कर रहे हो वही लिख दो। परचेस कर रहे हैं, लिख दिया। लो भाई, कितना आसान है एंट्री सीखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो डेबिट की अमाउंट यहाँ पे, क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पे। अब आपको फिर से मेरी एक बात याद आएगी। कौन सी बात याद आएगी भाई? ये लो, नरेशन लिखना है। नरेशन लिखते समय सबसे पहले बीइंग लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो किया है भाई, क्या किया? परचेस किया है ना, तो बीइंग परचेस गुड्स करते हैं ना, बीइंग गुड्स परचेस्ड।
अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अरे नरेशन लिखना भाई कोई बड़ा चक्कर नहीं है ना, इसके पीछे नहीं पड़ना, आपको एंट्री सीखना है मेन, ठीक है। नरेशन नहीं भी बनेगी तो भी चलेगा। आप तो कहेंगे कि सर हमें नरेशन नहीं आती है, हम तो यहीं परेशान हो रहे हैं। भाई यहाँ पे लिख दो बीइंग, लो कुछ भी लिख दो, ऐसे ही डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिख दो, कोई नहीं पढ़ने वाला। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब हम रियल में अकाउंटिंग करते हैं, वैसे मैं एक बात बताऊं, जब मैं अपने ऑफिस जाता था सीए की ट्रेनिंग के दौरान, सब में नरेशन नहीं लिखता था मैं, तो टैली में मैं क्या करता था, कॉपी कर लेता था एक ही नरेशन और साहब में वही पेस्ट करते जाओ, ख़त्म बात। कौन देख रहा है? वैसे भी ऑडिट 1 साल बाद होना है, देखा जाएगा। सीक्रेट बात बता रहा हूँ मैं। ओके चलो भाई, अभी क्या किया हमने, बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ खरीद लिया, ओके चलो कुछ बेच लेते हैं। मुझे आपको एंट्री सिखानी है। आप, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, लाइक कर देना यार, दिक्कत क्या है, वैसे लाइक होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लाइक करने से मेरी वीडियोज़ लोगों को रिकमेंड होती हैं, बस यही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं, अभी बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, लगभग 11,000 बच्चे हैं और उसके आगे अब जो भी आएंगे वो सब नए जुड़ते जा रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, नए नए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आप मध्य प्रदेश के किस ज़िले से ये पढ़ रहे हैं वो भी एक मैटर करता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट अभी मुझसे शुरू में जुड़ रहे हैं ना, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं की लिंक भी मिलेगी, आप वहाँ पर भी जुड़िएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ अच्छा, आप अभी क्योंकि मेरी क्लासेस से बिल्कुल नए जुड़ ही रहे हैं भाई, मैं बता दूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ के पिछले लगभग 2-3 सालों में कई ज़िलों के टॉपर्स रह चुके हैं, कॉमर्स में ही, है ना। तो हल्के में मत लेना, भोपाल के मॉडल स्कूल के, एक्सीलेंस स्कूल के टॉपर भी मेरी क्लासेस से ही रहे हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि फोकट में मिल रहा है यूट्यूब पे। हाँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अलग से आपके लिए पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी क्लासेस तो भोपाल में है, सिर्फ भोपालियों को पढ़ाता हूँ वहाँ पे। अंडरस्टैंड नाउ। आगे बढ़ें। कुछ खरीद लिया है, कुछ बेच लेते हैं, तो फॉर सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है। अब कुछ बेचना है हमको, तो पहले फिर से वही दिमाग लगाते हैं, सर बताइए बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? भाई सामान को बेचा, पैसा हमारे पास आया, और अगर हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अभी सिखाया था ना मैंने, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो लो एंट्री बना लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लो कितना आसान है ये एंट्रीज बनाना। मुझे भी समझ में आ रहा है। मुझे मतलब एक नए बच्चे को, नया बच्चा ऐसे ही सोचेगा, हाँ लॉजिक लगाइए मेरे साथ में। भाई सामान को बेचा, बेचने से पैसा आया तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमें लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। लो भाई, आप कहेंगे सर ये बार बार गुड्स वर्ड यूज़ क्यों हो रहा है? देखो, जो बिजनेस में हम परचेज या सेल करते हैं उसको गुड्स कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं माल। भाई इतने किलो माल खरीदा, इतने किलो माल बेचा, दैट इज़ गुड्स। अंडरस्टैंड? इसीलिए हम बार बार ये गुड्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। चलो 3 एंट्री मैंने आपको सिखा दिया है, 4थी एंट्री और करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ खर्चे, ठीक है। फॉर एक्सपेंसेस पेड, मतलब हम जो साल भर के खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी दे दिया हमने, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। हम जो साल भर ये एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री कैसे होगी? मैं बोलूँगा चलो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सोचते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, बिजनेस में अगर हम कोई खर्चा पेमेंट करते हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? आप कहेंगे सर मैं ज़रा सोचता हूँ। भाई 11वीं कक्षा के बच्चा दिमाग होगा ही कितना, तो सोचिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ 11th क्लास के जैसे कि सर बिजनेस में हम कुछ खर्चा करेंगे, मतलब हमारे जेब से पैसा जाएगा, और सर आपने बताया है कि पैसा जाएगा तो लिखेंगे क्रेडिट में। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? टू कैश अकाउंट।
अरे डेबिट क्यों लिख रहा हूँ भाई? अच्छा, रात के 11:30 बज रहे हैं इसलिए, ठीक है। आप कहेंगे कि सर क्या ये रिकॉर्डिंग आप रात को कर रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल, दिन में पढ़ाना होता है अलग से, आप लोगों के लिए लेक्चर्स मैं प्रिपेयर करता हूँ इन द नाइट टाइम, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे लिए कैसे मेहनत करेंगे? वीडियो को देखिए, अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर करिए। जो भी आपके कॉमर्स वाले दोस्त हैं, भले वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये पढ़ने के लिए दे रहे हैं कोचिंग, लेकिन उनको समझ में यहीं से आएगा ओवरऑल, ठीक है। आप एक बार उनको ये वीडियो रिकमेंड करके देखिएगा, और आप चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलो भाई, एक्सपेंसेस पेड में 2 कैश अकाउंट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे? भाई परचेस करते थे तो परचेस लिख देते थे दूसरे साइड में, सेल्स करते थे तो सेल्स लिख देते थे। यहाँ भी बड़ा आसान है, ये लो, यहाँ लिखना है नेम ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब जो भी खर्चा हम कर रहे हैं ना वही लिख देंगे फॉर द एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ नरेशन सिखा दूँ पहले। बीइंग सैलरी पेड लिखने वाला था मैं, देखो मैं क्योंकि अभी सैलरी का एग्जाम्पल देने वाला था, यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, एंड द नरेशन इज क्लोज्ड। आप कहेंगे कि सर कुछ एग्जाम्पल्स है इसका, बताइए ना एंट्री का। लो भाई बता देता हूँ। मान लो यहाँ लिखा है सैलरी पेड ₹2000, ओके, बस इतना ही लिखा है। तो खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पैसा दिया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट वॉट एवर द अमाउंट 2000। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एक्सपेंसेस में आ जाएगा सैलरी अकाउंट। अगर यहाँ सैलरी की जगह रेंट होता तो यहाँ पर होता रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर बोनस होता तो बोनस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कमीशन होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब आप कहेंगे कि सर अब तो हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मैं सही बताऊं, किसी को जनरल एंट्री सिखाना। मैं पूरी एफर्ट लगा रहा हूं, ठीक है। मुश्किल काम ऐसे है यार कि अब आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टफ, है ना, पर मुश्किल है, वास्तव में मुश्किल है। आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल, है ना, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। गेम होता तो हर कोई सीख लेता, बट मैं अपनी एफर्ट लगा रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत लोगों को इसी तरीके से सिखाया है। दिस इज़ द बेस्ट वे। आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जब पूरे 20-22 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन जनरल एंट्रीज। उसके बाद आप मुझे खुद ढूंढेंगे कि सर अब हमें अगला चैप्टर भी सिखा दो, लेजर, फिर कैश बुक, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे और जाके स्कूल में अपने टीचर को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। वो परेशान हो जाएंगे। ओके, खैर देखते हैं आगे। तो वैसे कई टीचर भी पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल से भी कई टीचर पढ़ते हैं जो मुझे मंथली अमाउंट भी पे करते हैं फॉर द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स। बिकॉज देखो भाई, सीधी बात है, पूरे एमपी में मैं एक सुविधा दे रहा हूँ ना आपको, फ्री में यूट्यूब पर सारे वीडियोज़ दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। लोग सुविधा का लाभ तो लेंगे ही लेंगे, है ना। मेरे YouTube चैनल पे ज्वाइन बटन भी है, मेंबरशिप, लोग उसमें मेंबर बनते हैं, उनको इंटरनल वीडियोस भी दे देता हूँ मैं, जो वो सॉल्यूशंस मांगते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं। चलिए 5वें पर आते हैं। तो भाई जो टीचर्स लोग भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करूँगा। 5वें पर आए, अगला मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। एक्सपेंसेस पेड हो चुका है भाई, कुछ इनकम भी तो ले लो बिजनेस में। लो भाई, आ जाते हैं। 5वीं एंट्री में आपको सिखाने वाला हूँ फॉर इनकम। हमारे बिजनेस में हमको जो इनकम मिलती है उसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर बता दूं मैं, यहाँ पे 99.9% बच्चे, लिख लीजिए कॉपी में ये, अगर मैं ऑफलाइन में होता तो मैं देखता, इस एंट्री में गलती करते हैं, इस एंट्री में गलती करते हैं, ठीक है, गलती करते हैं। और आप यकीन मानिए आप खुद भी करेंगे और आप भी करेंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर हम तो ये गलती नहीं करने वाले, तो आपके लिए ही मैंने यहाँ पे 0.1% छोड़ दिया है। अंडरस्टैंड, सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे गलती होती है। और आपकी गलती तो जब आप मुझसे अगर पढ़ रहे होते क्लासरूम में, तो बिल्कुल मुझे मालूम है आप कहाँ पे गलती करेंगे। खैर डोंट वरी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम।
इस एंट्री में गलती आप करेंगे, आप अभी यकीन मानिए आप 11th क्लास में एक बार जरूर गलती करेंगे, है ही इतना इंटरेस्टिंग, ओके, है आसान। फॉर इनकम, ठीक है भाई, हमें कोई भी इनकम मिल रही है, अब आप सोचिए ना, लॉजिक अभी मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाया है, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो हमें जब इनकम मिल रही है, मतलब बिजनेस में पैसा मिल रहा है, तो जब पैसा आएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में टू नेम ऑफ इनकम, भाई इनकम का जो भी नाम है, टू नेम ऑफ इनकम। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से समझाइए हमें, समझाता हूं मैं, नरेशन लिख दूं जरा, बीइंग कैश रिसीव्ड, ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड। चलिए 11th क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, याद है ना, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। नाउ लिसन केयरफुली, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ इनकम। आप कहेंगे सर हमें ऐसे मज़ा नहीं आया, उदाहरण से समझाइए, एग्जाम्पल से। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ₹100, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब इसकी एंट्री करके बता दो आप। तो रेंट मतलब किराया होता है, 100 रुपये किराया मिला, मिलाया मतलब मिला, मतलब पैसा आया, और आया मतलब डेबिट आएगा, तो डेबिट में तो यहाँ लिख दो भाई डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ इनकम। तो आप कहेंगे कि सर हमें मालूम तो है इनकम का नाम, तो ये नेम ऑफ क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे लिखो ना टू रेंट। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, टू रेंट अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, रेंट की जगह कमीशन हो सकता है, ब्रोकेज हो सकता है, वॉट एवर। तो मैं आपको कितनी एंट्री सिखा दिया मैंने, 5 एंट्रीज। सुनो, ये मतलब इस तरीके की कितनी एंट्रीज हो सकती हैं बेसिकली। तो देखिए बेसिक में मुझे वास्तव में 5 एंट्रीज और सिखानी है, ठीक है, 5। कितनी एंट्री सिखानी है आपको, 5 बेसिक एंट्रीज और सिखानी है। एक और सिखा देता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़े लंबा हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। 6th वाली एंट्री और सीख लेते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आपको मेरे तरीके से पढ़ना है ना, तो भाई ये 6 एंट्री याद कर लेना। याद में रटवा नहीं रहा हूँ, है ना, मैंने 6 की लॉजिक बताया है, बट दीज आर द बेसिक। अगर आपको ये 6 एंट्रीज नहीं आती हैं तो अगला वीडियो मत देखना, और अगर आपने मेरी ये 6 एंट्री समझ ली हैं लॉजिक के साथ में, तो फिर भाई आगे के वीडियोस देखना और सब कुछ यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, फॉर एसेट्स परचेज। हम जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं ना, आप कहेंगे सर एसेट्स के नाम तो बताइए ज़रा। अरे अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था ना आपको, एसेट्स का मतलब जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिले, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। तो सुनिए, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी, वेरी सिंपल, पैसे का लॉजिक लगाते हैं। पैसा आएगा कि जाएगा, तो भाई पैसा तो हमारे पास से जाएगा यहाँ से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। आप कहेंगे वेरी गुड सर, तो डेबिट में क्या आएगा, नेम ऑफ एसेट्स आएगा, ठीक है ना, नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, एसेट परचेज करेंगे तो उसको परचेज नहीं माना जाएगा, नेम ऑफ एसेट्स ही लिखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे सर नेम ऑफ एसेट का मतलब क्या हो गया, नरेशन लिख दो फिर बताता हूँ, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ठीक है, ओके। भाई नेम ऑफ एसेट मतलब बिल्डिंग खरीदा है ना, फॉर द एग्जांपल बिल्डिंग खरीदा, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप कहेंगे सर फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोबाइल खरीदा तो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड, ओके। तो मैंने आपको 6 जनरल एंट्री सिखा दी हैं, और अगले वीडियो से अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ क्लियर कट बता दूं मैं, देखिए मैं आपको अभी लगभग 1 घंटे से बेसिक पढ़ा रहा हूं। ये वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सिखाना
एक सिस्टमेटिक वे में मुझे खुद बड़ी मेहनत लगती है इस पहले वाले वीडियो में। अब अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, मैं सही बताऊं, मैं तो 10 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, है ना। 11th क्लास की अकाउंट्स तो मैं सोते हुए भी सॉल्व कर दूंगा, और मुझे अपनी कॉन्शियस मेमोरी में से भी नहीं बोलना है, वो तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और बोलता रहूँगा जो भी बोलना होगा, और वो सब सही होगा। गॉट इट। हाँ, इस क्वेश्चन ये वाला वीडियो जो पहला होता है ना, इसको पढ़ाने के लिए मुझे खुद बड़ा मतलब एफर्ट लगानी होती है। अगले क्वेश्चन में आप यकीन मानिए, मतलब जहाँ से क्वेश्चन करना सॉल्व कर दूंगा, इट इज़ जस्ट लाइक ABCD फॉर मी, वो ABCD है मेरे लिए। हाँ, ये वाला वीडियो वाकई में मैं बड़े दिल से पढ़ाता हूँ, पहला वीडियो, क्योंकि इसको आप डेमो भी कह सकते हैं। दूसरा कि क्योंकि मुझे आपको एक नया सब्जेक्ट सिखाना है, क्योंकि इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड हो सकता है। भाई पता चला आपने मुझसे पढ़ना शुरू किया, आपको कॉमर्स ही समझ में ना आए और आप कंफ्यूज हो जाएं, भाग जाएं यहाँ से, है ना। तो ये कॉमर्स में अंदर आने का पहला वीडियो है और मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। बाकी कुछ भी बोलूँगा नहीं मैं अभी। इट इज़ अराउंड 11:30 इन द नाइट टाइम। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और है कि भाई अगर पसंद आए तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसको शेयर भी कर देना। और क्योंकि ये कोई कॉमेडी वॉमेडी का चैनल तो है नहीं, तो किसके साथ शेयर करोगे? आपके जो क्लासमेट्स हैं जो अभी 10वीं पास होके कॉमर्स ले चुके हैं, आपके साथ आए हुए हैं, उनको शेयर कर दो और उनको बोल देना कि भाई कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के सब कुछ पढ़ो, सब समझ में आएगा। डाउट भी बताऊंगा मैं, पूरे साल भर आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया? ओके, सो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।